जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडो 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम किस सेक्शन की बात करने वाले हैं। क्या? संपूर्ण करंट अफेयर्स राष्ट्रीय पार्ट 1। टोटल कितने पार्ट आएंगे करंट अफेयर के? 4 पार्ट आएंगे। देखेंगे क्या क्या हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, तीनों करंट अफेयर इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए, ये जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है होता छोटा है, मतलब इसमें आपको चीज़ें कम पढ़नी रहती है, लेकिन नंबर उतना ही ज़्यादा देता है ये। क्योंकि करंट में मतलब हमें कुछ ही मंथ की घटनाओं को पढ़ना रहता है कि कितनी क्या क्या घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा देता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो व्यापम में 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता ही आता है। वैसे ही अभी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसमें तो 20 से 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का ही आएगा। ऐसे ही अगर आप पीएससी का देखते हैं तो पीएससी में देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है। मतलब सेक्शन छोटा रहता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये क्वेश्चन आपको कईयों कईयों हजारों लोगों से आगे निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा कर लेंगे, मतलब लोगों से ज़्यादा, है ना। आप नॉर्मल लोगों की इतना तो करेंगे, लेकिन 4 से 6 क्वेश्चन अगर ज़्यादा कर लिए तो आपकी सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम रहेगा। तो चलिए, बिना देरी के चलते। तो सबसे पहले है जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट पहचान को बताता है जीआई टैग। जैसे सुंदरजा आम, यह कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो मध्य प्रदेश में। तो सुंदरजा आम के लिए किसे जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। फिर मुरैना की गजक। तो मुरैना की जो गजक है वो बनती किससे है? गुड़ और तिल से निर्मित होती है। तो मुरैना की गजक, डिडोरी की कोन पेंटिंग, भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और ग्वालियर का कालीन, इस सब चीज़ों के लिए किसे मिला है जीआई टैग? मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। किसके लिए? मुरैना की गजक, डिडोरी की कोन पेंटिंग, भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और ग्वालियर का कालीन। बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग के लिए किसे मिला है? जम्मू कश्मीर राज्य को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। बसोहली पेंटिंग के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर का भाटा, इन सारी चीज़ों के लिए किसे मिला है? उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। क्या? बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भाटा के लिए। मिर्चा चावल, मिर्चा चावल के लिए किसे मिला है? बिहार राज्य को मिला है। और कम्बम अंगूर, कम्बम अंगूर के लिए किसे मिला है? तमिलनाडु राज्य को मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो अभी नई नियुक्ति हुई हैं उनके बारे में, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो करंट में जो जो नियुक्तियां हुई हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री अभी बने हैं, कौन बना है? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं कौन? इनासियो लूला डी सिल्वा। कौन? इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं कौन? नील मोहन। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। नीति आयोग के नए सीईओ बी बी आर सुब्रमण्यम। किसके? नीति आयोग के नए सीईओ। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन? कॉनरेड संगमा। कहाँ के? मेघालय के। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बना है? नेफ्यू रियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना ही है, पूछेगा यहाँ से। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। 5वीं बार नागालैंड के सीएम कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिक साहा। अब आगे देखते हैं। 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? एस एस दुबे। सीजीए की बात कर रहा हूं, अगर सीएजी पूछेगा तो कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए बोलेगा तो एस एस दुबे। लेखा महानियंत्रक कौन है? एस एस दुबे। लेखा महालेखा सॉरी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन? सिद्धार्थ मोहंती। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। सीबीआई के नए निदेशक कौन? प्रवीण सूद।
केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सीबीआई की नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। और सीवीसी कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता के नए आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत कौन? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। इसको याद रखेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं। ट्विटर ट्विटर के संबंधित देखिए विवाद होते ही रहता है भारतीय सरकार और ट्विटर के बीच में। तो ट्विटर का नए सीईओ कौन बना है? लिंडा याकारिनो बने हैं। कौन? लिंडा याकारिनो बने हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? रतन जी टाटा को। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन? अजय बग्गा। कौन? अजय बग्गा। संयुक्त राष्ट्र सभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। इसको आपको याद रखना है। क्या? यूएन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। अब विश्व बैंक ये तो यहाँ पे है ही। अगला सम्मान एवं पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है सम्मान और पुरस्कार। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? राजनांदगांव पुलिस के नशा विरोधी अभियान की मिला है। किसे? नशा विरोधी अभियान राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो संतोष सिंह के द्वारा। संतोष सिंह कौन थे? वहां के SP थे राजनांदगांव पुलिस के। तो निजात अभियान के लिए मिला है और संतोष सिंह को मिला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन? DY चंद्रचूड़ जी को वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्डन ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार मिला है। किसे? DY चंद्रचूड़ जी को गोल्डन ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार मिला है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे मिला है? तो नाटू नाटू जो फिल्म थी, नाटू नाटू जो सॉन्ग था फिल्म RRR का, RRR फिल्म का नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसे मिला है। क्या मिला है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? सेनिस पलासियोस। कौन? सेनिस पलासियोस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स कौन बना है, मिस इंडिया कौन बना है, तो कौन बनी है मिस यूनिवर्स? सेनिस पलासियोस। उसके बाद पद्म विभूषण 2023 कितने व्यक्तियों को मिला है? 6 व्यक्तियों को मिला है। किसे किसे? श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव। 6 लोग हो गए। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे कि बालकृष्ण दोषी है, उनका संबंध पूछेगा किस क्षेत्र से था, तो किस क्षेत्र से था? वास्तुकला से संबंधित थे। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला से संबंधित थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। और दिलीप महालनोबिस ये ORS बनाए थे। क्या? ORS जो आप लोग पीते हैं, हम लोग पीते हैं, वो किसने बनाया था? दिलीप महालनोबिस ने बनाया था। और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े थे ये। इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। तो 6 लोगों का नाम आपको याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है। 65वां ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है? रिक्की गेज को मिला है। किसे? रिक्की गेज को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? पैगी मोहन को मिला है। क्या? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पैगी मोहन। राजा राम मोहन राय 2023, देखिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। किसे मिला है? AK प्रसाद जी को मिला है। तो राजा राम मोहन पुरस्कार किसे मिला है? AK प्रसाद को। APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार सांसद को दिया जाता है, ये TK रंगराजन को मिला है। तो APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे मिला है? TK रंगराजन को। दादा साहब फिल्म महोत्सव 2023, फिल्म महोत्सव से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दादा साहब फिल्म महोत्सव 2023 के बारे में देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? द कश्मीर फाइल्स।
बेस्ट एक्टर कौन था? रणबीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला? आलिया भट्ट। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा? दादा साहब फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? किसे मिला? रणबीर कपूर को। एक्ट्रेस का पूछेगा तो आलिया भट्ट। बाफ्टा पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म कौन बनी थी? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन बनी? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म कौन बनी? क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में। देखिए बाफ्टा पुरस्कार में ही इसका एक श्रेणी होता है, क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म, उसमें कौन? ट्रिपल आर को मिला है बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर फिल्म कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। किसमें? ऑस्कर में आप देखेंगे अगर बेस्ट पिक्चर फिल्म कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म कौन थी? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए बाफ्टा में भी वही थी और ऑस्कर में भी वही थी। बेस्ट अभिनेता कौन बना? ब्रेंडन फ्रेजर। ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट अभिनेत्री कौन बनी? मिसी लियो। आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिलता है? कोच को मिलता है। मिला किसे? गुरुबख्श सिंह जी को मिला। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? गुरुबख्श सिंह को मिला। बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर किसे? हार्दिक सिंह को मिला। किसे? बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना? हार्दिक सिंह बने। फीफा प्लेयर 2022 बेस्ट प्लेयर जो मेल की श्रेणी में थे वो कौन थे? लियोनेल मेसी। फीफा फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2022 में। तो बेस्ट प्लेयर कौन? लियोनेल मेसी। बेस्ट प्लेयर मेल में है ना। और बेस्ट प्लेयर फीमेल में कौन? एलेक्सिया पुटेलस। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? किसे? शतरंज में, एशियाई शतरंज में। तो किसे? डी गुकेश को मिला बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। आगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी? मीराबाई चानू। कौन? मीराबाई चानू। प्रितजकर प्रितकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 कौन? प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 कौन? किसे मिला? डेविड एलन चिपरफील्ड जी, है ना। किसे मिला? डेविड एलन चिपरफील्ड जी को मिला। कौन सा आर्किटेक्चर पुरस्कार? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला। देखिए यहाँ सरस्वती माता, यहाँ पे शिव भगवान, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकर भगवान को, ऐसे याद कर सकते हैं आप। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 गवर्नर, अभी आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो किसे मिला? शक्तिकांत दास को मिला। एबेल पुरस्कार 2023 का खिताब किसे दिया गया? लुइस कैफेरली को। किसे? लुइस कैफेरली को दिया गया। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार का खिताब किसे दिया गया? आलिया मीर को। आलिया मीर है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्यिक पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को मिला। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बना? फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी। ये कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वही सोनम वांगचुक। संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? सोनम वांगचुक को मिला। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले जी को मिला। पहला किसे मिला था लता मंगेशकर पुरस्कार? तो किसे मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था पहला। ठीक है। अभी जो करंट में मिला है वो आशा भोसले को मिला है।
पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे मिला? न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। मिला किसे? न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पक्का कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, इसको आप अच्छे से याद करके रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा जी को मिला। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह पुरस्कार किसे दिया गया? पारादीप पोर्ट को। किसे? पारादीप पोर्ट को दिया गया। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी को 4 देशों का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। कौन कौन से 4 देश हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, ये 4 देश हैं। इन 4 देशों का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? नरेंद्र मोदी जी को। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो ये चारों आपको याद रखने हैं देशों के नाम। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हरिबाला कृष्णन को दिया गया। मार्कोनी पुरस्कार को बोला क्या जाता है? दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार। क्या? दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरिबाला कृष्णन को दिया गया। या फिर मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया? हरिबाला कृष्णन को दिया गया। अब आईफा अवार्ड 2023, आईफा अवार्ड है ना, ये भी फिल्म से संबंधित है। अभी हमारा आई थिंक लास्ट है फिल्म वाला। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? यूएई, अबू धाबी में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। बेस्ट फिल्म कौन बनी? दृश्यम 2। लीडिंग रोल पुरुष में बेस्ट एक्टर आप बोल सकते हैं कौन? ऋतिक रोशन। बेस्ट एक्ट्रेस अगर बात की जाएगी तो आलिया भट्ट। कौन सी मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत किसने गाया है? अमिताभ भट्टाचार्य। इनके मूवी का अगर नाम, कौन सी मूवी का गीत है ये? तो ब्रह्मास्त्र मूवी का। कौन से? ब्रह्मास्त्र मूवी का है ये गीत, और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए इनका नाम क्या है? जॉर्जी कोस्पोदिनो और एजेला रोडेल। बुकर पुरस्कार किसे मिला? जॉर्जी कोस्पोदिनो और एजेला रोडेल को मिला। तो हमारा जो सम्मान वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, जितनी भी चीज़ें थी, जितना कंटेंट था, बस इस चीज़ को आप एक बार पढ़ें। उसके बाद आप फिर जैसे 1 या 2 दिन बाद फिर से उसे पढ़ लीजिए, फिर 1-2 दिन बाद, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। बस ऐसे ही करंट अफेयर को रेडी किया जाता है। बस 5-10 मिनट निकालिए, सम्मेलन को पढ़ डालिए, सॉरी सम्मान को पढ़ डालिए, वो आपका पूरा रेडी हो जाएगा। फिर देखिए आपका स्पोर्ट वाला सेक्शन आ गया। स्पोर्ट वाले में भी ऐसे करना है, कंटेंट थोड़ा सा रहेगा। जब कंटेंट को आप क्या करें, बार बार पढ़ेंगे और 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल के ऐसे टाइम पास जैसे पढ़ लीजिए, बस आपका सब रेडी होते जाएगा। तो अब आ गया हमारा क्या? स्पोर्ट वाला सेक्शन। एक दिवसीय क्रिकेट मैच की सबसे बड़ी जीत किसने? भारत ने जीता। किसको हराया था? श्रीलंका को। कितने रनों से? 317 रनों से। मतलब जो 50-50 ओवर का मैच होता है उसमें 317 रनों से हराया था भारत ने श्रीलंका को। तो एक दिवसीय मैच की सबसे बड़ी जीत, भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया, वही है। अब क्या है? WPL या फिर वुमेन प्रीमियर लीग। पहली बार आई थिंक ये आयोजन किया हुआ था इसका, है ना, पहली बार आयोजन हुआ था। ऑरेंज कैप कौन? मैग लैनिंग। ऑरेंज कैप का खिताब किसे मिला? मैग लैनिंग को मिला। ये कहाँ की है? दिल्ली कैपिटल की है। पर्पल कैप हेले मैथ्यूज को मिला। ये मुंबई इंडियंस की प्लेयर हैं। तो ऑरेंज कैप किसे? मैग लैनिंग को, और ये दिल्ली कैपिटल्स की हैं। और पर्पल कैप हेले मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे? यास्तिका भाटिया को मिला। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्तिका भाटिया। और विनर इसमें जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था, इसे जीता किसने? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। तो इसमें आपको नॉर्मली क्या याद रखना है? विनर का नाम, विनर टीम कौन? मुंबई इंडियंस। ऑरेंज कैप किसे मिला? मैकलेनिंग को मिला। पर्पल कैप किसे मिला? हेले मैथ्यूज को मिला।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर देखिए एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के, गावस्कर भारत के, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होता है। और होता क्या है, ये टेस्ट मैच है ना। तो भारत ने इसे 2-1 से जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजन होता है ये। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने 2-1 से जीता। आईसीसी अवार्ड 2022, देखिए मिला कब ये 2023 में, लेकिन नाम क्या है, आईसीसी अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर, क्रिकेटर कौन बना टी20 में, आप जानते ही होंगे, सूर्य कुमार यादव बहुत फेमस है। तो सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। और सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर महिला की श्रेणी में किसे, तहलिया मैकराथ को मिला, तहलिया मैकराथ। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना, बेन स्टोक्स, कहाँ के हैं ये, इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर है ना। टेस्ट क्रिकेटर में बेन स्टोक्स को मिला। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर कौन बना, बाबर आजम। टेस्ट में बेन स्टोक्स और ओडीआई या 50-50 में अगर आप बोलेंगे तो बाबर आजम को मिला ये। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023, क्या अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप पहला संस्करण था। पहला संस्करण हुआ कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जीता किसने, भारत ने। टी20 वर्ल्ड कप, और 19 साल से जो कम वाली वुमेन खेलती हैं उनके लिए। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023, ये सब लोग के लिए, जो बड़ी हैं उनके लिए भी है। तो इसका भी आयोजन कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 में इंडिया जीता था, और टी20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो जिसमें बड़े भी खेलते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2023 जीता किसने, सौराष्ट्र ने जीता। किसने, सौराष्ट्र ने जीता। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ रूल आए हैं अभी क्रिकेट में, वो रूल आपको याद होने चाहिए, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। ज़्यादा कोई बड़े रूल नहीं है। अब क्या हुआ है कि अब थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर को सॉफ्ट सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड अंपायर को पहले साइन देना पड़ता था कि आप, जब अपील होती थी तो थर्ड अंपायर को बताना पड़ता था कि थर्ड अंपायर उसको चेक करता था। तो अब ऐसे अपील की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड अंपायर अपने हिसाब से वो फैसला ले सकता है। अब दूसरा क्या है, तेज गेंदबाज के सामने विकेट कीपर और क्लोजिंग पोजीशन में फील्डर जो रहते हैं, जो पास में रहते हैं बैटर के, फील्डर जैसे यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं कोई, तो उसके पास में कभी कभी फील्डर लगे रहते हैं, तो उन्हें अब हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ऐसा हो गया रूल अब। आईपीएल 2023 16वां संस्करण, कौन सा, 16वां संस्करण। जीता कौन, माही की टीम, चेन्नई सुपर किंग। उप विजेता कौन बना, गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या की टीम बनी थी। ऑरेंज कप कौन जीता, शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। और पर्पल कप कौन जीता, मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात टाइटंस के हैं। तो विनर टीम का नाम पूछ सकता है, तो कौन है ये, चेन्नई सुपर किंग। और उप विजेता कौन, गुजरात टाइटन। आगे, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। और उप विजेता भारत रहा। हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा, इंडिया में हुआ था। जीता कौन, जर्मनी। तो हॉकी विश्व कप जीता किसने, जर्मनी ने जीता। उप विजेता कौन रहा, बेल्जियम, कौन, बेल्जियम। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन, विंसेंट बनास। तो हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ डायरेक्टली, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे, उड़ीसा, भारत में हुआ। अब आगे, जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में भारत की महिला एवं पुरुष टीम विजेता बनी। कौन, किसमें, जूनियर हॉकी विश्व कप में, जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की टीम, महिला में और पुरुष दोनों में, जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की जो महिला और पुरुष टीम है दोनों विजेता बनी। अब आगे, अजरबैजान विश्व शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज की बात हो रही है, कहाँ पे, अजरबैजान है ना, अजरबैजान में हुआ था। जीता किसने, मैग्नस कार्लसन ने, बहुत फेमस है।
और जो यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ आई थिंक ये तमिलनाडु के हैं आर प्रज्ञानंद, जो छोटे से हैं ना, काफ़ी लगभग 16-17 साल के हैं कुछ ये। तो इन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी थी किसे, मैग्नस कार्लसन को। तो विजेता कौन, मैग्नस कार्लसन, और उप विजेता आर प्रज्ञानंद थे। अब बैडमिंटन, बैडमिंटन में देखिए ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, कौन सा, और ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 जीता किसने, प्रियांशु राजावत, भारत की। तो क्या पूछेगा क्वेश्चन की ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, तो किसने जीता, प्रियांशु राजावत ने जीता। यूनिक्स सनराइज इंडिया और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन किसने जीता, कुनलावत विरिदसन ने। तो कौन सा, यूनिक्स सनराइज इंडिया और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन किसने जीता, कुनलावत विरिदसन ने। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। ये बहुत फेमस जोड़ी है बैडमिंटन में, ये जोड़ी ने बहुत धमाल मचाया है इस साल। तो कभी भी अगर जोड़ी का नाम आएगा तो आप इन्हीं दोनों को टिक करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम खिताब इन्होंने ही जीता है। कौन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये दोनों क्या क्या जीत चुके हैं, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और सुपर ओपन 300 बैडमिंटन विजेता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन सा गेम खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है। जीता किसने, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, तो विंबलडन ओपन, यहाँ से बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेला जाता है इसमें। पुरुष एकल में कौन जीता, नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के प्लेयर हैं, सर्बिया के। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच। महिला एकल का खिताब किसने जीता, आर्यना साबालेंका ने जीता। किसने, आर्यना साबालेंका ने जीता। अब फ्रेंच ओपन 2023, पुरुष एकल में कौन जीता, नोवाक जोकोविच। महिला एकल में कौन जीता, इगा स्वियातेक। कौन, इगा स्वियातेक जीता, नहीं जीता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन में देखिए मेल तो सेम है, नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच दोनों में वही जीतते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो फीमेल है वो आरेना साबालेंका जीतती हैं, और फ्रेंच ओपन में इगा स्वियातेक जीतती हैं। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 2022, कौन सा, 22वां फीफा विश्व कप 2022। इसका जो शुभंकर था वह क्या था, लई, लेब है ना, लेब। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, सॉरी, गोल्डन बॉल अवार्ड कौन, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। किसे, लियोनेल मेसी को मिला था गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बूट किसे, किलियन एम्बापे। अगर आपने फाइनल फाइनल मैच देखा होगा तो आपको याद होगा ये सब चीज़। कौन, किलियन एम्बापे, कहाँ के प्लेयर हैं वो, फ्रांस के। लियोनेल मेसी कहाँ के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता, लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट किसने जीता, किलियन एम्बापे। विजेता टीम कौन सी रही, अर्जेंटीना। उप विजेता टीम टीम कौन सी रही, फ्रांस। अब अगला कब होगा, 2026 में होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फीफा विश्व कप, अगला फीफा विश्व कप कहाँ पे आयोजित होगा, कहाँ पे होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा पे, उत्तरी अमेरिका में होगा। और जो देश है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा रहेंगे। कब, 2026 में आयोजन होगा इसका। अब मुक्केबाजी देख लेते हैं थोड़ा सा। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, अब महिला मुक्केबाजी हो रही है, कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में। इसमें स्वर्ण पदक कौन कौन जीता था, यहाँ पे देखिए आपने अगर न्यूज वगैरह देखा होगा तो इन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी थे, वही चार लोग से मिले भी थे। तो कौन कौन स्वर्ण पदक जीती थी, नीतू घनघास, स्वीटी बुरा, निखत जरीन, लवलीना बुरगोहन। कौन कौन, नीतू घनघास, स्वीटी बुरा, निखत जरीन, लवलीना बुरगोहन। निशानेबाजी अब कर लेते हैं थोड़ा सा। ISSF विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान बाकू में हुआ था। और 10 मीटर एयर पिस्टल में
सरबजीत और दिव्या टीएस ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजीत और दिव्या टीएस ने स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? ISSF विश्व कप निशानेबाजी में। आज का हुआ कहाँ था? अजरबैजान बाकू में हुआ था। जीता किसने? सरबजीत सिंह और दिव्या टीएस ने। आगे अब विविध हमारा लगभग खेल वाला सेक्शन भी कंप्लीट होने वाला है। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। पहली बार आयोजन हुआ था, पहली बार, है ना। तो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन कहाँ पे? हैदराबाद में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ठंडी कहाँ ज़्यादा पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था? तीसरा संस्करण। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण था। और आयोजन कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने ही जीता। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल होने से 21 माह का प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन जिम्नास्ट थी? दीपा कर्माकर। कई कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पे अभी प्रतिबंध लगाया गया, तो किस पे? दीपा कर्माकर पर। डोप टेस्ट जो नाडा करती है, यह नाडा डोप टेस्ट करती है ना, कि कौन मतलब नशे का सेवन कर रहे हैं, ऐसी जो चीज़ें रहती हैं उसका टेस्ट होता है। तो उसमें दीपा जो कर्माकर थी वो फेल हो गई, इसलिए इन्हें 21 माह का प्रतिबंध लगा दिया गया इन पे, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। देखिए आयोजन कब हुआ? 2023 में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे? मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या था? आशा। सर्वाधिक पदक किसने जीता? महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीता। यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता। ठीक है, तो आयोजन कहाँ पे? मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ। शुभंकर आशा इसका था और सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। देखिए कबड्डी में तो इंडिया का कोई तोड़ नहीं है, और लेकिन इंडिया को जो टक्कर देता है वो, अगर आप कबड्डी देखते होंगे तो आपको पता होगा कौन है? ईरान। तो विजेता इंडिया था और ईरान उप विजेता था। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। क्या? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ था? अस्ताना, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। पुरुषों की 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल श्रेणी में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता। कौन? अमन सहरावत। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अमन सहरावत का संबंध कौन से खेल से है? तो किससे है? कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से। इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अमन सहरावत। दोहा डायमंड लीग स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। अगर कभी भाला फेंक की बात होगी तो नीरज चोपड़ा ही आएंगे आंसर में, कभी भी, है ना। तो दोहा डायमंड लीग स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। देखिए हमने विंटर गेम्स पढ़ा, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे ज़्यादा पदक किसने पाया? पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाया। आप देखिए अगर हम लोग विंटर गेम की बात करें तो विंटर में सबसे ज़्यादा पदक किसने पाया था? जम्मू कश्मीर ने। अगर हम लोग यूथ गेम्स की बात करें तो यूथ में सबसे ज़्यादा पदक किसने पाया था? महाराष्ट्र ने पाया था। आयोजन कहाँ पे हुआ था यूथ वाले का? दिल्ली और मध्य प्रदेश में हुआ था। विंटर वाले का जम्मू कश्मीर में हुआ था। यूनिवर्सिटी का कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पदक किसने पाया? पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाया। इसका शुभंकर आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। सबसे ज़्यादा पदक किसने पाया? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला कब होगा? 2026 में।
और कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन अगर 2022 की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा जीता और हुआ कहाँ पे था? इंग्लैंड में। आगे सूचकांक एवं रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है रैंक। रैंक की बात की जाएगी, कौन किस क्षेत्र में कितना रैंक आया इंडिया का, कौन टॉप किया, ऐसा करके। तो यहाँ से अक्सर इकोनॉमिक्स सर्वे वाला जो सॉरी इकोनॉमिक्स का जो करंट का डेटा रहता है उसमें ये इंक्लूड कर लिया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, यह पासपोर्ट का पावर बताता है। तो सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से देश का है? जापान का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये। सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से देश का है? जापान का। अब देखिए सिपरी रिपोर्ट क्या बताता है। सिपरी रिपोर्ट का काम क्या है कि हथियारों से रिलेटेड ये जानकारी देता है। तो हथियारों का सर्वाधिक आयातक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा मंगाता कौन है हथियार? इंडिया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? मतलब जहाँ की वायु बहुत गंदी है, कहाँ की? चाड। ये कहाँ, कौन सा देश है, कहाँ का देश है? अफ्रीका का एक देश है चाड। आगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पहला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, तो सबसे ज़्यादा जिसकी कंडीशन खराब है वह अफगानिस्तान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, भारत का रैंक देखिए क्या है? 126वां। मतलब कितने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो हैप्पी नहीं है। 126वां रैंक आया है भारत का। पासपोर्ट इंडेक्स में 144वां रैंक, पासपोर्ट में कितना? 144वां रैंक। और हैप्पीनेस में 126वां रैंक। 6 का अगर आप दोगुना करेंगे तो 12 होता है, तो 126वां रैंक हैप्पीनेस में। विश्व के समस्त अरबपतियों की सूची, अमीरों की जो सूची है, श्रेणी है, उसमें फर्स्ट रैंक कौन, सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है अगर बात की जाएगी तो बर्नार्ड अर्नाल्ड के पास। और 9th नंबर पे है कौन? रिलायंस के मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी 9th नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड के पास। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, पहला मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर है, मतलब जो स्वतंत्र है आर्थिक रूप से। तो फर्स्ट कौन है? सिंगापुर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, मतलब वहाँ की जो प्रेस है वो उसको क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। अगर ऐसे देखा जाएगा तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे की जो प्रेस है उसको ज़्यादा छूट मिली हुई है, वो मतलब फ्री है। और भारत का रैंक देखिए कितना गंदा है, 161वां। भारत मतलब यहाँ का जो प्रेस है वो खुला नहीं है, मतलब वो नॉर्मली लोगों से अच्छे से जो उसका ओपिनियन होना चाहिए, जो उसका प्रेस का काम रहता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो 161वां रैंक है भारत का। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, पहला ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात की जाएगी तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप किया। अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाएगी कि केवल मेडिकल कॉलेज में कौन टॉप किया, तो एम्स दिल्ली। अगर मैनेजमेंट में आईआईएम में, है ना, मैनेजमेंट वाले क्षेत्र में बात की जाएगी तो फिर आईआईएम में अहमदाबाद, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद। तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास, मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली और मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद। अब योजनाएं देख लेते हैं, क्या क्या योजनाएं अभी चल रही हैं जो शुरू की गई। तो एक है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना, अब इसका क्या बोलेगा, पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? मंदिर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रसाद योजना चलाई गई। बस इतना ही पूछेगा आपसे कि प्रसाद योजना किस लिए शुरू की गई, तो उसका उद्देश्य क्या है? मंदिर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, क्या? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना 2.0।
तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का क्या संबंध है? मैसूर और हम्पी कर्नाटक, देखिए मैसूर और हम्पी जो कर्नाटक में है, इसमें क्या है, पर्यटन के गंतव्य के रूप में, पर्यटन को गंतव्य के रूप में पुनर्जीवित करना। जो यहाँ पे मंदिर हैं, कहाँ पे, मैसूर और हम्पी में, वहाँ पे इनको पुनर्जीवित करना है। इनके जो क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं यहाँ के, कहाँ के, मैसूर और हम्पी के, इन्हें पर्यटन के क्षेत्र में पुनर्जीवित करना है। किसके क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में। लाडली बहना योजना कहाँ पे चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे होता क्या है, पैसा मिलता है जो औरत है उनको। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना सभी शहरों कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई के लिए। क्या? सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% यांत्रिक सफाई, मतलब मशीन से सफाई करवाई जाएगी, निकाला जाएगा कचरे को, उसकी सुनिश्चित करने के लिए। कौन सी योजना? नमस्ते योजना। आगे, सुपोषण माह अभियान। सुपोषण माह अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ पे? राजस्थान में। किसने शुरू किया? अगर इसका उद्घाटन की बात की जाएगी तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। कहाँ पे? राजस्थान में। सुपोषण माह अभियान, इसमें होता क्या है? इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 माह की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। क्या? 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 माह का खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। तो सुपोषण माह अभियान, पहला आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में शुरू किया गया। दूसरा, किसने शुरू किया? तो कौन इसको उद्घाटन किया था? ओम बिरला जी। मनरेगा योजना, इसमें क्या हुआ था, राशि की वृद्धि हुई है, कुछ कुछ रुपए बढ़ाया गया। तो अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा मनरेगा योजना में पैसा किसको मिलता है, दैनिक वेतन किसको मिलता है, तो हरियाणा को। हरियाणा में लोग जो मजदूर रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। कितना? 357 रुपये मिलता है। और सबसे कम की बात की जाएगी तो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना? 221 रुपये, केवल केवल 221 रुपये मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। अब आगे जो योजना है, मोघर आवास योजना। मोघर आवास योजना कहाँ पे? उड़ीसा में चलाई जा रही है। इसमें क्या मिलता है? थोड़ा सा पैसा देते हैं। कौन? नवीन पटनायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो लोग पैसा देते हैं कि घर बनाने के लिए। तो मोघर आवास योजना उड़ीसा में चलाई जा रही है। अग्निपथ योजना, 4 साल सेना में जाने के लिए। यहाँ पे देखिए अग्निपथ योजना का बहुत विरोध हुआ था कि इसे 4 साल ही क्यों, हमेशा के लिए रहना चाहिए ऐसा करके। तो आगजनी रेल को जलाया गया था ऐसा। तो वो क्यों जलाया गया था? क्योंकि 4 साल ही बस सेना में भर्ती कराएंगे इसमें। तो वो सबका थोड़ा सा विरोध हुआ था। अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? सेना में भर्ती होने के लिए। सुजलाम सुफलाम जल अभियान, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, इसका संबंध गुजरात से है। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ पे लाई गई? उत्तर प्रदेश में। फिर आगे, पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम श्री स्कूल योजना, तो 14,500 स्कूलों की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको डेवलप करने के लिए कौन सी योजना लाई गई? पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? आधारभूत ढांचाओं का विकास करने से है। आगे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, यह कहाँ? छत्तीसगढ़ में लाया गया, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। देखिए अगर अभी आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे कैसे होगा, हम तो याद नहीं कर पाएंगे। बस आपको मैंने जो बोला है, जैसे अभी हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या निकालेंगे? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, उसको 10 मिनट पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 10 मिनट आप केवल उसे पढ़ेंगे बस। जब आप पढ़ते पढ़ते कोई सब्जेक्ट को बोर हो जाते हैं तो ये निकालिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और इसको पढ़ डालिए 10 मिनट, बस हो गया। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर आप सम्मेलन उठा लीजिए, खेल उठा लीजिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। करंट अफेयर कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो एकदम इजीली हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को। देश के दूसरे सबसे लंबी केबल वाले जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। देश के दूसरे सबसे लंबी केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज। जुआरी ब्रिज है कहाँ पे? गोवा में। गोवा में इसका उद्घाटन किया गया।
दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ पे है? गुजरात के भरूच में, नर्मदा नदी के ऊपर में है। तो सबसे लंबा कहाँ पे है? गुजरात के भरूच में है। और जो अभी दूसरा बना हुआ है, दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज, वो जुआरी ब्रिज, वो कहाँ पे है? गोवा में। संविधान पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया? राजस्थान में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज, क्या विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज, उसका नाम क्या है? MV गंगा विलास। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज का नाम क्या है? MV गंगा विलास को रवाना किया गया अभी। MV गंगा विलास। अब अगला, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर पानी के नीचे कौन सी मेट्रो कहाँ पे चलाई गई? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी में। पहली अंडर वाटर मेट्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में जरूर पूछेगा ये। तो पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में, हुगली नदी में चलाई गई। जातीय और आर्थिक आधार पर जो गणना की जा रही है 2023 में, वो कहाँ पे की जा रही है? बिहार में। क्या इसके पहले भी कहीं पे हुआ है? हाँ हुआ है। कहाँ पे ये हुआ है? कर्नाटक में और राजस्थान में हो चुका है। तो जाति और आर्थिक गणना 2023 कहाँ पे की जा रही है? अगर करंट में, तो बिहार में अभी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आए। देखिए, गणतंत्र दिवस पर हम दूसरे देश के कुछ सम्मानी लोगों, या फिर जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उन्हें हम अतिथि के रूप में बुलाते हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पे किसे बुलाया गया था? अब्दुल फतेह अल सीसी, कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति थे, उन्हें बुलाया गया था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी? विशाखापट्टनम। 2014 में जब तेलंगाना बना था, उस टाइम पे क्या थी? हैदराबाद। फिर 2015 में इसको चेंज कर दिया, आंध्र प्रदेश की राजधानी किससे बनाया गया? अमरावती को। अभी करंट में किसे बनाया गया है? विशाखापट्टनम को बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन है? विशाखापट्टनम। ओडिशा शहर, ओडिशा शहर, इसका संबंध पूछेगा। ओडिशा शहर है कहाँ पे? तो कहाँ पे है? यूक्रेन में। यूनेस्को द्वारा खतरे में विश्व विरासत स्थल, देखिए अभी यूक्रेन और रूस का लड़ाई हो रहा है, तो इस शहर को खतरे में, यूनेस्को द्वारा खतरे में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन से शहर को? ओडिशा शहर को। है कहाँ पे? यूक्रेन में। फोन पे से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान में शामिल। आप फोन पे, क्या होता है? फोन पे से आप अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। तो कौन ऐप का नाम क्या है? फोन पे। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन से राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, देखिए दक्षिण भारत में तो परमाणु संयंत्र बहुत सारे हैं, बहुत पहले से बनते आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में नहीं रहा। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर गांव में स्थापित होगा। कहाँ पे? हरियाणा के गोरखपुर गांव में स्थापित होगा। आगे, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर, क्या अडानी ग्रुप के ऊपर क्या बहुत सारा ब्लेम लगाया गया कि इन्होंने इतना इतना घोटाला किया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए समिति का गठन किया गया कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, क्या ये सही है? तो उसकी जांच के लिए समिति किसके? अभय मनोहर सप्रे समिति का गठन किया गया। अभय मनोहर सप्रे समिति का गठन किया गया अडानी ग्रुप की जांच के लिए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई है। किससे? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाल ही में FATF से किसकी सदस्यता को, या फिर किसको निलंबित किया गया, या फिर किसकी सदस्यता रद्द की गई? तो आंसर क्या होगा? रूस। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर ही क्वेश्चन आएगा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे अभी बना है? कर्नाटक में। कर्नाटक के हुबली में सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन पर। कौन से रेलवे स्टेशन में? सिद्धरूधा स्वामी
रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मैत्री पाइपलाइन, मैत्री अभ्यास भी होता है, सैन्य अभ्यास भी होता है, तो वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। और मैत्री पाइपलाइन आई, वो भारत और बांग्लादेश में। इसमें क्या होगा? डीजल का आदान प्रदान किया जाएगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन आई। अधिवक्ता संरक्षण कानून, वकीलों पे अधिकतर क्या होते हैं? हमले किए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए एक विधेयक लाया गया, कानून लाया गया। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे विधेयक, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कहाँ पे? राजस्थान में। बहुत अच्छा विधेयक था, लेकिन इसके खिलाफ डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट किए। इसमें भी, इस विधेयक में था क्या कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा हो या फिर ना हो, कुछ भी हो, वो जाके किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता था। तो डॉक्टर इसका विरोध किए। क्यों किए? क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया था कि जैसे कि अगर कोई इलाज करा लेता है तो जो उसके खर्चा रहेगा, जो खर्चा कब तक दिया जाएगा। जो हॉस्पिटल, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसको जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कब तक दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारा विरोध चला था। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कहाँ पे? राजस्थान में। स्वास्थ्य सेवा कानूनी अधिकार, मतलब स्वास्थ्य सेवा जो है वो कानूनी अधिकार, इसको घोषित किया गया। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कहाँ पे? राजस्थान में आया था। फिनलैंड, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। कौन? फिनलैंड। किसका? नाटो का 31वां सदस्य देश बना। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और नाटो का स्थापना कब होता है? 1994 को होता है। कब? 1994 को। कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, कांगड़ा चाय की। तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ ने संरक्षित भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग दिया। किसने? यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय संघ ने कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। किसे? आम आदमी पार्टी को। किसकी? केजरीवाल की पार्टी को। अब टोटल कितने राष्ट्रीय पार्टी हो गई? 6 पार्टी हो गई। कौन कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, एनपीपी, बसपा और आम आदमी पार्टी। हाँ, क्या पूछा क्वेश्चन? हाल ही में किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, या फिर कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? कितनी हैं? टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आगे राष्ट्रीय परिदृश्य, अभी अभी करंट में क्या हुआ है? जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। भारत की पहली वाटर मेट्रो, भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। पहली अंडर वाटर मेट्रो बताइए, पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे? कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा था, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी में स्टार्ट की गई। और भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि, केरल में। सचिन तेंदुलकर स्टैंड स्टेडियम, देखिए सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक स्टैंड का नाम रखा गया है। तो कौन सी स्टैंड का नाम रखा गया है? दुबई के एक शारजाह स्टेडियम था, जहाँ पे क्या हुआ था? आईपीएल चल रहा था, है ना, आईपीएल। उसके एक स्टैंड को सचिन तेंदुलकर स्टैंड स्टेडियम नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी 50वां बर्थडे था, उसी टाइम पे इसका नाम किया गया। चलने का अधिकार, पंजाब में क्या हुआ? चलने का अधिकार कहाँ पे आया? पंजाब में आया। हर जगह पैदल चलने की रास्ते व साइकिल ट्रैक। हो क्या रहा था कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा था। जो पैदल चल रहे थे, जो साइकिल चल रहे थे, तो उनके लिए एकदम स्पेशल जगह नहीं थी, इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए रोड है, रोड के आसपास थोड़ा सा जगह बनाएंगे और वहाँ पे साइकिल और पैदल चलने के लिए ट्रैक बनाया जाएगा। तो चलने का अधिकार पंजाब में आया। मणिपुर हिंसा जांच के लिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा की अध्यक्षता में। आगे संसद भवन अभी बना है, ताजा बना है, नया बना है। कब बना? 28 मई 2023 को। इससे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा कोई ना कोई पेपर में। तो 28 मई 2023 विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर। कब?
विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल इसके वास्तुकार थे। ठीक है, सावरकर जी की जयंती पर इसको उद्घाटित किया गया है ना। और इसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। इस टाइम पे 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, जब संसद भवन को उद्घाटन किया गया तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर का आधारित डिजाइन लोकसभा है ना। तो लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर का डिजाइन बना हुआ है और राष्ट्रीय फूल कमल का राज्यसभा में फूल, राष्ट्रीय जो फूल है हमारा कमल, उसका डिजाइन बना हुआ है। तो लोकसभा में मोर का, राष्ट्रीय पक्षी का, और राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल का डिजाइन बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा गीत कौन बना? भी हाल ही में रामचरितमानस। गाया किसने? जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे कंटिन्यू गाए हैं रामचरितमानस को। तो विश्व का सबसे लंबा गीत रामचरितमानस। आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं कि जो अभी इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी चीजें हुई हैं उनको देख लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य, क्या भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना? केरल बना। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना? केरल। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा नगर निगम? इंदौर नगर निगम। सबसे पहले कौन जारी किया था? गाजियाबाद ने जारी किया था ग्रीन बॉन्ड को। अभी हाल ही में किसने जारी किया? तो इंदौर नगर निगम ने जारी किया। क्या? ग्रीन बॉन्ड। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? भी अमेरिका। कौन? पहले चीन था, अब अमेरिका बन गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना। सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला, तो सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा जिला करता है भारत का? तो जामनगर जिला करता है। महारत्न कंपनी टोटल कितनी हो गई? 13 हो गई। अभी 13वीं कौन सी बनी हुई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो महारत्न कंपनियों की संख्या कुल कितनी हो गई? 13। तो अभी नवीन कौन सी बनी है ये पूछ लेगा, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण। तो क्या पूछेगा? सुकोई 30 है क्या? मिसाइल, लड़ाकू विमान, जलपोत ऐसे करके। तो सुकोई 30 क्या है? लड़ाकू विमान है। इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। निसार उपग्रह कौन कौन बनाया? तो नासा और इसरो ने बनाया मिलके। निसार, यहाँ पे नार है, नासा और इसरो है ना। निसार आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए निसार, नासा इसरो ने मिलके बनाया। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है अभी? तो कौन है अभी? फ्रंटियर। और अगर सेकंड पूछा जाएगा तो कौन है? फुगाऊ करके है जापान का। ठीक है, तो अब हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विश्व का कौन है। तो फ्रंटियर कौन से देश का है? तो USA का है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट, उसका नाम बताना है। क्या? गूगल का AI आधारित चैटबॉट क्या है? बार्ड है। ओपन AI आधारित चैटबॉट चैट GPT। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा AI आधारित चैटबॉट, क्या उसका नाम क्या है? बिंग। तो क्या पूछेगा कि गूगल का जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है? तो गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। ओपन आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? चैट GPT। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो अभी चैटबॉट बना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो कौन सा चैटबॉट है? तो बिंग। भारत का AI आधारित चैटबॉट, उसका नाम क्या है? लेक्सी। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। गूगल का बार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल वाला, गूगल का बार्ड, और ओपन AI का चैट GPT, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और भारत का लेक्सी।
अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए जो हमारे बड़े बड़े सेक्शन थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो छोटे छोटे सेक्शन हैं वही बस बचे हुए हैं, तो हम लोग लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हैं हम। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। कांकेर घाटी, कांगेर घाटी है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग की दुर्लभ चमगादड़ मिली। कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग की दुर्लभ चमगादड़ दिखी। राजकीय पशु ताहर की संरक्षा के लिए तमिलनाडु ने द नीलगिरी ताहर परियोजना की शुरुआत की। तो राजकीय पशु ताहर कौन से राज्य का राजकीय पशु है? तो ताहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इसको सेव करने के लिए द नीलगिरी ताहर की शुरुआत की गई। एशियाई गिद्धों का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। एशियाई जो गिद्ध है, देखिए गिद्धों की प्रजाति लुप्त हो रही है, तो इसके संरक्षण एवं प्रजनन के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन मंडल में इनके संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो एशियाई गिद्ध हैं उनके प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। अब सर्वाधिक बाघ, जो बाघ रिपोर्ट आई, सर्वाधिक बाघ कहाँ पे हैं? भारत में। कितने हैं? 3167। आगे जो चक्रवात आए, विपर्जय चक्रवात, इसका नामकरण कौन किया? बांग्लादेश ने। इसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति होता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा? विपर्जय का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? विपत्ति। इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका प्रभावित क्षेत्र अगर पूछता है कि इसका प्रभावित किसने किया था, तो गुजरात, मुंबई, गोवा, है ना। कौन से क्षेत्र प्रभावित होती? ये हो गया हमारा भारत, अरब सागर के साइड में आया था ये। प्रभावित क्षेत्र कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये प्रभावित क्षेत्र हो गए। तो विपर्जय का मतलब क्या होता है? विपत्ति। इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। मोचा चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? यमन ने किया। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया और उड़ीसा को प्रभावित किया। कौन सा चक्रवात? मोचा चक्रवात। नामकरण किसने किया? यमन ने किया। आगे सम्मेलन, कौन कौन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किए गए उसको देखते हैं। अगर आप थक गए हो तो पानी पी लीजिए। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसकी बैठक कहाँ पे हुई? दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो WEF का बैठक दावोस में हुआ, स्विट्जरलैंड में। इसका जो थीम था या विषय था वो क्या था? खंडित विश्व में सहयोग। क्या इसका थीम क्या था? खंडित विश्व में सहयोग। तो WEF की बैठक दावोस में हुई और इसका विषय खंडित विश्व में सहयोग। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। अतिथि कौन आए थे इस बार? अतिथि कौन बने थे? गुयाना के राष्ट्रपति कौन? इरफान अली। तो प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम में गुयाना के राष्ट्रपति अतिथि बने थे इरफान अली। प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को। ऐसा क्यों? देखिए 1912 या 15 ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा है। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो और 9 जनवरी का वो दिन था। तब से 9 जनवरी से तब से हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। तो अब आगे देखते हैं जल के विषय में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। जल के विषय में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। इसका जो थीम था क्या था? वाटर विजन 2047। तो जल के विषय में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन भोपाल में हुआ और इसका थीम वाटर विजन 2047 है। G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ? भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत इसकी अध्यक्षता किया था कब?
इसका अध्यक्ष देश कब से कब तक बना ये? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। कब तक? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। इसके पहले कौन था? इसके पहले इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया ने भारत को अध्यक्षता सौंपा, तो भारत ने 1 साल अध्यक्षता किया। फिर भारत ने किसे सौंपा? ब्राजील को। तो अब अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष देश कौन है? तो ब्राजील है। क्वेश्चन यहाँ यहीं से पूछेगा कि भारत ने कब से कब तक का अध्यक्षता किया। तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का अध्यक्षता किया। तो भारत के शेरपा कौन थे? शेरपा कौन? अमिताभ कांत है ना। देखिए शेरपा होता क्या है? शेरपा देखिए भारतीय जो भारत सरकार है वो अपना एक अपर नियुक्त करती है, मतलब एक ऐसे लोग की नियुक्ति करती है जो भारत की तरफ से वो प्रतिनिधि रहेंगे, वो सब चीज काम संभालेंगे, तो वो शेरपा होता है। तो उनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। तो इसमें जो पिक लगी हुई है आप देखे होंगे अगर G20 की, तो कमल की 7 पंखुड़ियां हैं। तो जो 7 पंखुड़ियां हैं वो 7 महाद्वीपों को बताती हैं। 7 महाद्वीपों को, कमल की 7 पंखुड़ियां हैं वो 7 महाद्वीपों को इंगित करती हैं। G20 की थीम क्या है? क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देखिए वसुधैव कुटुंबकम ये भारत का भी है, मतलब ये जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार है। इसका थीम क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 2022, ये तो मैंने बता ही दिया, इंडोनेशिया। G20 वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक जो आयोजित की गई। क्या पूछेगा कि G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई। G20 पर्यटन की पहली बैठक G20 कहाँ पे हुई? खजुराहो MP में हुई। तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की कहाँ पे? बेंगलुरु में। और G20 पर्यटन की पहली बैठक खजुराहो में। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन, इसका अध्यक्ष कौन है? भारत। SCO सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना? भारत। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN महासभा के 78वें संयंत्र के अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। 77वें सबा कुरोसी। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? फिजी में। कहाँ पे? फिजी में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहाँ पे आयोजित हुई? लखनऊ में। इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उन लोग के बारे में एक समिट किया गया, मतलब एक सम्मेलन आयोजित किया गया, वो कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां, कौन सा? 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन। आगे पांचवा व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया। भारत और अफ्रीकी सेनाओं का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गई। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे? जापान, हिरोशिमा में। तो शिखर सम्मेलन जो भी जितने भी आपको सम्मेलन दिख रहे हैं, सम्मेलन से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो कहाँ पे आयोजित की गई? सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, G7 शिखर सम्मेलन जापान, हिरोशिमा में, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया। क्वाड शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन, और G7 दोनों जापान के हिरोशिमा में किए गए। ब्रिक्स 2023 कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अब आगे देखते हैं अभ्यास या ऑपरेशन जो होते हैं। अभ्यास या ऑपरेशन मतलब सेनाएं जो अभ्यास करती हैं उनके बारे में। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था? वरुण। क्या? भारत और
फ्रांस के बीच में जो अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था, वरुण। ऑपरेशन चलाया गया था क्या, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, है ना। तुर्की और सीरिया में आपको पता ही होगा, अगर आप न्यूज़ देखे होंगे तो उसमें भूकंप आया था। तो भूकंप से जो भूकंप में जो हानि हुई थी, तो उसमें क्या भारत सरकार ने क्या किया था, अस्पताल और खाने की आपूर्ति, बचाव, इसके लिए चलाया था क्या, ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है, तुर्की और सीरिया में बचाव के लिए, है ना। धर्म गार्जियन जो अभ्यास किया गया वो किससे किसके बीच में हुआ, भारत और जापान के बीच में हुआ। डस्टलिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, डस्टलिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। फ्रिंजिक्स, फ्रिंजिक्स देखिए ये हो गया फ्रिंजिक्स, है ना, जिक्स, फ्रांस और इंडिया, है ना। फ्रांस और इंडिया आपको वैसे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रांस और इंडिया के बीच में फ्रिंजिक्स हुआ। और एफी इंडेक्स अफ्रीका और भारत के बीच में एफी इंडेक्स हो गया। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी ये किस लिए चालू किया गया था, तो युद्धग्रस्त, यहाँ होगा सूडान, है ना, सूडान होगा, सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो सूडान में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसे जो नागरिक हमारे फंसे हुए थे हमारे भारत के, उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया। तो सूडान में जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में हुआ, तो यूएसए और इंडिया के बीच में। अजय वारियर 2023 किसके किसके बीच में हुआ, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ। अजय वारियर 2023 किसके किसके बीच में, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको सभी को याद रखना है कि किस पर्पज से इसे चलाया गया। तो ऑपरेशन करुणा का पर्पज क्या है, चक्रवात जो मोजा आया था, जो एक चक्रवात आया था, उससे प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए। चक्रवात जो आया था तो म्यांमार के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे प्रभावित जो देश था वो म्यांमार था। तो इससे बचाने के लिए, उनको सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा। कावेरी क्यों, युद्धग्रस्त सूडान में फंसे नागरिकों के लिए। ऑपरेशन दोस्त क्यों, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे बचाव के लिए। समुद्र शक्ति 23, समुद्र शक्ति 23 किसे किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था। नाम क्या था, समुद्र शक्ति 2023, है ना। ऐप और पोर्टल, ऐप और पोर्टल छोटा सी सेक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। क्या, ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी, जैसे देखिए भारत में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनके लिए चैटबॉट क्या, जुगलबंदी को लॉन्च किया। आगे अब चर्चित व्यक्तित्व देख लेते हैं। कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान ये क्या है, पहली महिला अधिकारी, पहली महिला अधिकारी जो है कैप्टन शिवा चौहान अभी बनी। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक किसने लगाया, शुभमन गिल। क्या, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक किसने बनाया, शुभमन गिल ने बनाया। संजीता चानू, देखिए जो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक पहले किसने लगाया था, तो जो ईशान किशन हैं, आपको पता ही होगा ईशान किशन, वो 24 साल उनका कुछ एज था, अभी इनका 23 साल में इन्होंने दोहरा शतक लगाया। संजीता चानू, इन्होंने नाडा जो डोपिंग एजेंसी है, तो ये भी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी, तो इन पे 4 साल का बैन लगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि भी हाल ही में किस पे बैन लगाया गया, किस खिलाड़ी पे बैन लगाया गया, तो अभी मीराबाई चानू पे लगाया गया था, और उसके बाद क्या, किस पे, संजीता चानू पे। बिजरन क्रिकेटर, क्रिकेटर हुआ यहाँ पे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, बिजरन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना, कौन, हरमनप्रीत कौर, पहली भारतीय महिला बनी है
विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पहली भारतीय महिला बनी है, नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। टाइम मैगजीन 2023 की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, टाइम मैगजीन 2023 के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन बने? शाहरुख खान। आगे थीम देख लेते हैं, कुछ कुछ जो विषय रहते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। उसके बाद मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें इसका क्या थीम था? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 25 दिसंबर को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसका थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। आगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू जी बनी। कौन से क्रम की पूछता है? 15वीं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बना? द्रौपदी मुर्मू। कौन से क्रम की बनी? 15वीं बनी। अगर महिला के क्रम में पूछा जाए तो महिला के क्रम में दूसरी है। पहली कौन बना? प्रतिभा पाटिल बनी थी। 14वें उपराष्ट्रपति अभी बने, नाम क्या है? जगदीप धनखड़। क्या? जगदीप धनखड़। अब आगे यहाँ पे एक इंडेक्स आ गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब ये बताता है क्या है? मेल और फीमेल के बीच में देश में कितना गैप है, उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी जो राइट्स है, उनके बीच में कितने गैप हैं, किसको ज़्यादा, किसी को ज़्यादा पावर मिलता है, किसी को कम पावर मिला है, ऐसा करके। तो भारत को जो रैंक है वो 127वां रैंक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 127वां रैंक है। पहला रैंक इसका है, मतलब जहाँ पे गैप बहुत कम है, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो राइट्स मिले हुए हैं वो लगभग इक्वल हैं। कहाँ कहाँ? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे में। और भारत का रैंक देखिए कितना खराब है, 127वां रैंक। आगे महत्वपूर्ण किताबें, कुछ कुछ किताबें, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस किताब को किसने लिखा है हाल ही में। तो मोदी सेविंग एवं ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी सेविंग एवं ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखा? एस जयशंकर ने लिखा। एस जयशंकर क्या है? अभी विदेश मंत्री हैं। स्पेयर बुक किसने लिखा? प्रिंस हैरी ने लिखा। प्रिंस हैरी ने, ठीक है। तो मोदी सेविंग एवं या ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखा? एस जयशंकर ने। स्पेयर किसने लिखा? प्रिंस हैरी ने लिखा। एज गुड इज माई वर्ड किसने लिखा? के एम चंद्रशेखर ने लिखा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसने लिखा? अमिताभ कांत ने लिखा। माई लाइफ इज अ कॉमरेड किसने लिखा? माई लाइफ इज अ कॉमरेड के शैलेजा ने। आगे केंद्रीय बजट 2023-24 हमारा लास्ट पेज होगा। इसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। सर्वाधिक बार महिला के रूप में बजट इन्होंने ही पेश किया है। अगर पूछता है क्या सर्वाधिक बार महिला के रूप में बजट किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने ही पेश किया है। कब पेश किया बजट को? 1 फरवरी 2023 को इन्होंने पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 होगा, 2022-23 इन्होंने ही पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक साल पीछे चलता है, केंद्रीय बजट एक साल आगे चलता है। तो इसका जो थीम है वो थीम क्या है? मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। तो जो अभी हमारा केंद्रीय बजट है उसका थीम क्या है? मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। अब देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनेगा, यहाँ से बनेगा कि भारत की विकास दर 2022 से 22-23 में क्या थी? 7%। 2021-22 में क्या थी? 8.7%। तो 2021-22 में
8.7%, 2022-23 में 7%। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम चांस है कि यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट पेज, पीपीपी, क्रय शक्ति क्षमता के में भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा पैसा देखिए, जैसे कि हमारी इकॉनमी में, हमारे अर्थव्यवस्था में टोटल 100 रुपये है, तो 100 रुपये है, तो ये 34 रुपये कहाँ से आता है? उधार एवं अन्य देयताओं से आता है ना? कहाँ से? उधार एवं अन्य देयताओं से आता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है हमारी इकॉनमी में? तो उधार एवं अन्य देयताओं से। सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, मतलब खर्च कहाँ होता है? अगर मान लीजिए 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है? करों एवं शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें। मतलब अगर 100 रुपये आ रहा है तो हम 18 रुपये जो टैक्स और शुल्क में राज्य का जो हिस्सा है उसे दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।